गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 70। 20 तारीख की ये वर्कशीट है। हमारा हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ चुके हैं, फ्रांस की क्रांति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें भारत का राष्ट्रवाद पढ़ना है। तो राष्ट्रवाद होता क्या है? जब हम अपने देश के प्रति एक साझा भाव रखते हैं, अपने देश की सभ्यता के प्रति, संस्कृति के प्रति, प्रतीकों के प्रति, लोगों के प्रति, जब अपने देश के लिए हमें एक साझा भाव की अनुभूति होती है, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारा देश पहले गुलाम था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, और धीरे धीरे उन्होंने हमारे ऊपर अपना आधिपत्य कर लिया और हमें अपना उपनिवेश बना लिया। अब ये उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश अर्थात जब एक ताकतवर देश एक कमज़ोर देश के संसाधनों पर, वहाँ की सभ्यता पर, संस्कृति पर अपना कब्जा कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। अब भारत में राष्ट्रवाद क्यों आया? भारत में राष्ट्रवाद इसलिए आया क्योंकि हम उपनिवेश बने हुए थे, है ना। हम ब्रिटेन के उपनिवेश बने हुए थे, और धीरे धीरे जब हमने इनका विरोध करना शुरू किया, तो उसी विरोध के साथ ही हम देशवासियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। जब औपनिवेशिक शासन था, सब लोग उस औपनिवेशिक शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। उसी संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव में, अब ये क्या था? उत्पीड़न मतलब लोगों का शोषण हो रहा था, सभी लोगों का शोषण हो रहा था, सभी लोगों को दबाया जा रहा था। तो यही सबका एक साझा भाव था, क्योंकि ऐसा व्यवहार सभी लोगों के साथ हो रहा था, और इसी साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया। ठीक है, तो इतने से पैरा में आपने कितनी सारी चीज़ें जान ली कि राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे राष्ट्रवाद जो है वो उभरा, कैसे उभरा, कौन सी उपनिवेशवाद की घटनाएं थी जिन्होंने लोगों को आपस में जोड़ा। अब जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उससे थोड़ा सा हम एक इंट्रो कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और इसके प्रभाव। हम तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ठीक है, और अंग्रेज़ जहाँ पर भी लड़ाई करने के लिए जाते थे, हमें भी साथ, हमारे ही सैनिक, भारत के ही सैनिक जो है वो जाते थे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। कैसी स्थिति पैदा कर दी? क्योंकि जब युद्ध हुआ, तो युद्ध में रक्षा व्यय में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। रक्षा व्यय में मतलब हथियारों में, सैनिकों के खर्चे के लिए, सैनिकों के खाने पीने के लिए। और जब ये खर्चा ज़्यादा बढ़ा, तो इस खर्चे की भरपाई करने के लिए क्या किया गया? युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। अब कर्ज लिया तो कर्ज को चुकाना भी है, रक्षा व्यय का भी खर्चा भरना है, तो उसके लिए क्या किया गया? करों में वृद्धि कर दी, सीमा शुल्क बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सब कब हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। अब युद्ध के दौरान जब इतनी सारी चीज़ें हुई, तो कीमतें तेज़ी से बढ़ने लग गई। 1913 से 1918 के बीच में कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि आम लोगों के लिए तो अपना जीवन चलाना बहुत मुश्किल हो गया इतनी बढ़ी हुई कीमतों में। गाँव में सिपाहियों की जबरन भर्ती किया गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करने के लिए सिपाही चाहिए थे। अब सिपाही कहाँ से ले जाएं? गांव गांव जाकर लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। अब इसी दौरान क्या था, 1915 में गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। जब वो भारत लौटे, तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों के इस काम में सहयोग दिया, और उन्होंने गांव गांव जाकर लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए मनाया। इसी कारण से गांधी जी को जो है वो सार्जेंट की भी उपाधि दी जाती है। ठीक है,
अब जब गांव में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया तो ग्रामीण इलाके जो थे वहाँ पर गुस्सा छा गया सब लोगों में। ज़बरन भर्ती के कारण अंग्रेज़ भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। इसके अलावा 1918 और 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल जो है वो खराब हो गई। फसल खराब हो गई तो जो खाद्य पदार्थ है उनकी कमी हो गई। उसी समय फ्लू की बीमारी भी फैल गई। इन सब घटनाओं के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। लगभग 120-130 लाख लोग मारे गए। तो ये था प्रथम विश्व युद्ध का हमारे देश पर प्रभाव। ठीक है, हर वर्कशीट में हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, डेली आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत इजी ये चैप्टर हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन है नीचे। जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं? क्या होता है जबरन भर्ती? जब ज़बरदस्ती बिना इच्छा के किसी व्यक्ति को सेना में भर्ती किया जाते हैं तो उसे हम जबरन का अर्थ है ज़बरदस्ती भर्ती करना। भारत में विश्व युद्ध के जो प्रभाव पड़े उनका मूल्यांकन कीजिए। ऊपर जितने आपने पढ़े ये सारे प्रभाव पड़े हैं, आपको बताना है इनका कि किसके कारण क्या क्या हुआ। अपने शिक्षक, माता पिता अथवा इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी और इसके प्रभाव में जानकारी एकत्रित कीजिए। आजकल आप देख रहे हैं कोरोना फैला हुआ है, ओमिक्रॉन भी आ गया है। ये सब भी एक फ्लू का ही एक टाइप है जो कि बहुत स्पीड से फैलते हैं। इनके बारे में आप लोग जानकारी, काफ़ी सारी चीज़ तो आप देख ही रहे हैं, बाकी चीज़ें आप इंटरनेट से जुटाएंगे।